नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुज और आईपीसी की इस वीडियो के भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वुमेन्स के अगेंस्ट होने वाले एक ऐसे ऑफेंस के बारे में जिसको अपने आप में ही एक बहुत ही ज्यादा सीरियस और एक हीनियस क्राइम माना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ रेप की, जिसको डिफाइन किया गया है आईपीसी के चैप्टर 16 के अंदर सेक्शन 375 में। और क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है तो इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे, इसलिए आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 375 यानी कि रेप की डेफिनेशन को, कि कौन कौन से वो एक्ट हैं जिनको करने पर रेप कमिट होता है या फिर किन सर्कमस्टांसेस में रेप हो सकता है, और रेप आखिर कौन कर सकता है, क्या एक वुमन रेप कर सकती है। तो यही सब चीजें आज क्लियर करेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों देखिए, जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं ना रेप, तो कुछ ऐसे रेप केसेस हमारे दिमाग में जरूर आते हैं जो ना केवल देश बल्कि पूरी दुनिया में ही जिनकी चर्चा हुई है, जैसे कि साल 2012 में होने वाला दिल्ली रेप केस, निर्भया रेप केस, या फिर साल 2017 का उन्नाव रेप केस, 2018 का कठुआ रेप केस। इसलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत हम एक केस लॉ के साथ ही करने वाले हैं, और ये केस लॉ है तुकाराम एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1979। इसको मथुराबाई रेप केस के नाम से भी जाना जाता है और ये एक कस्टोडियल रेप केस था। दोस्तों, इस केस में हुआ क्या था, दो कांस्टेबल थे जिन्होंने पुलिस स्टेशन के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था एक लेडी के साथ, जिसके बाद उनके ऊपर चार्जेस लगाया गया था रेप करने का। लेकिन जब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मानते हुए कि ना तो मथुरा यानी उस लेडी की बॉडी पे कोई इंजरी का साइन मिला, ना ही ऐसा कोई प्रूफ मिला जिससे ये साबित होता हो कि उसके साथ जबरदस्ती की गई है, और ना ही उस लेडी की तरफ से किसी भी तरीके की कोई रेजिस्टेंस देखने को मिली, और ना ही उसने हेल्प के लिए कोई अलार्म रेज किया, ना वो चीखी ना वो चिल्लाई। इसलिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल इंटरकोर्स को कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स मानते हुए उन दोनों पुलिस कांस्टेबल को बरी कर दिया, यानी उन दोनों ही पुलिस वालों को एक्विट कर दिया गया कोर्ट के द्वारा। एक्चुअली उस टाइम पे होता क्या था कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ था, जैसे कि अगर किसी ने किसी के ऊपर रेप के चार्जेस लगाए हैं, तो अब इन चार्जेस को सही प्रूव करने के जो बर्डन था ना उस टाइम पे, उसके ऊपर था जो विक्टिम है जिसने ये चार्जेस लगाए हैं, उसको ये साबित करना होता था कि उसके साथ रेप हुआ है और ये सेक्सुअल इंटरकोर्स कंसेंशुअल नहीं था। लेकिन बाद में जब 1983 में अमेंडमेंट की गई रेप से रिलेटेड लॉज में, तो उस टाइम पे ये बर्डन ऑफ प्रूफ की जो जिम्मेदारी है वो डाल दी गई एक्यूज्ड के ऊपर, यानी कि अब जिसके ऊपर रेप के चार्जेस लगाए गए हैं उसको ये साबित करना होता है कि वो इनोसेंट है और उसने रेप नहीं किया है। और इसके अलावा कुछ सेक्शंस भी ऐड किए गए थे, जैसे कि सेक्शन 376A से लेके 376D, और साथ ही साथ ये भी चीज ऐड की गई इस अमेंडमेंट में कि अगर कोई विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करता है तो उसके लिए भी पनिशमेंट रखी गई। दोस्तों, अब हम आते हैं अपने मेन सेक्शन पे, सेक्शन 375, जो डिफाइन करता है रेप को। अब देखिए, इसमें सबसे पहले लिखा है कि अ मैन इज सेट टू कमिट रेप, जिसका मतलब है, यानी कि इसमें ये साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ मैन यानी कि रेप सिर्फ और सिर्फ एक मैन के द्वारा ही कमिट किया जा सकता है। मैन के अलावा कोई और, ना ही वुमेन ना ही कोई ट्रांसजेंडर, कोई और दूसरा रेप कमिट कर ही नहीं सकता है। तो इस लाइन से ये चीज तो हमारी क्लियर हो गई कि रेप सिर्फ एक मैन के द्वारा, यानी कि सिर्फ एक मैन ही रेप कमिट कर सकता है। लेकिन अब इससे आगे वो 4 एक्ट भी बताए गए हैं कि अगर कोई मैन इन चारों में से कोई भी एक्ट करता है तो उसे रेप की कैटेगरी में डाला जाएगा। अब देखिए, ये जो चारों एक्ट दिए गए हैं ABCD, इनकी लैंग्वेज काफी स्ट्रॉन्ग है, मतलब मैं ना कंफर्टेबल नहीं हूं इनको पढ़ने में, तो इसलिए अगर आप लोग चाहें तो वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं इनको। अब इससे आगे इसमें बताए गए हैं वो सभी 7 सर्कमस्टांसेस कि अगर ऊपर दिए गए चारों एक्ट में से कोई भी एक्ट इनमें से किसी भी सर्कमस्टांसेस में किया जाता है तो उसको रेप बोला जाएगा। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है अगेंस्ट हर विल, जिसका सिंपल सा अगर मतलब देखें तो है कि वुमन की इच्छा के बिना, यानी अगर कोई भी सेक्सुअल एक्ट किसी वुमन के साथ किया जाता है और उस वुमन की विल नहीं है उस सेक्सुअल एक्ट को करने के लिए, यानी कि उस वुमन की इच्छा ही नहीं है, उसका मन ही नहीं है उस सेक्सुअल एक्ट को करने का, और फिर भी अगर उसके साथ कोई सेक्सुअल एक्ट करता है तो उसको भी रेप माना जाएगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट बताया गया है कि विदाउट हर कंसेंट, यानी कि अगर किसी भी सेक्सुअल एक्ट को करने के लिए वुमन की कंसेंट ना हो और अगर उस वुमन की सहमति ना होते हुए भी उसके साथ सेक्सुअल एक्ट किया जाता है तो उसे भी रेप की कैटेगरी में डाला जाएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट है विद हर कंसेंट। अब देखिए, विद हर कंसेंट देखते ही आप लोग सोच रहे हैं कि अगर उसकी कंसेंट है तो फिर रेप कैसे हुआ। वो देखिए, इसलिए कि अगर वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है, उस वुमन को किसी तरह का डर दिखा के, उसे मौत का डर दिखा के, उसे हर्ट करके अगर उसकी कंसेंट ली गई है और तब उसके साथ अगर सेक्सुअल एक्ट किया जाता है तब भी उसे रेप ही बोला जाएगा। वो इसलिए क्योंकि देखिए, उसने कंसेंट जो दी है वो डर की वजह से दी है, अंदर से तो उसकी इच्छा नहीं है ना।
इसलिए इसको रेप की कैटेगरी में ही डाला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है विद हर कंसेंट, यानी अगर कोई मैन ये जानते हुए भी कि वो उस वुमेन का हस्बैंड नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ गलत फैक्ट शो करता है उस वुमेन को और उस वुमेन को ये बिलीव दिला देता है कि वो उसका हस्बैंड है, वो दोनों लॉफुली मैरिड हैं, जबकि एक्चुअली में वो उसका हस्बैंड है ही नहीं और वो उस वुमन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो ऐसे सेक्सुअल इंटरकोर्स को भी रेप ही माना जाएगा। इसके बाद पांचवा पॉइंट है विद हर कंसेंट, अगर कोई मैन किसी वुमन की अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का फायदा उठा के, या अगर कोई वुमन इंटॉक्सिकेटेड है या उसे कोई नशा करा दिया गया है और अगर ऐसी नशे की हालत में, ऐसी सिचुएशन में वो वुमन कंसेंट दे भी देती है, तब भी उस सेक्सुअल इंटरकोर्स को रेप ही बोला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है छठा पॉइंट विद और विदाउट हर कंसेंट, व्हेन शी इज अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, अगर कोई लड़की 18 साल से कम उम्र की है तो चाहे उसकी कंसेंट हो या फिर ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर वो कंसेंट दे भी देती है जब उसकी उम्र 18 साल से कम है और अगर कोई उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसे भी रेप बोला जाएगा। लास्ट पॉइंट है इफ शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, अगर कोई लड़की कम्युनिकेट करने की सिचुएशन में नहीं है, जैसे कि वो मान लीजिए फिजिकली हैंडीकैप्ड है या फिर किसी भी अदर रीजन की वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है अपनी कंसेंट कि उसकी कंसेंट थी या नहीं थी, तो अगर ऐसी सिचुएशन का फायदा उठा के अगर कोई व्यक्ति उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेता है तो उसके ऊपर रेप के चार्जेस लगाए जाएंगे। तो ये सातों जो सर्कमस्टांसेस थे ये बहुत ही जरूरी थे रेप की डेफिनेशन के लिए और रेप के चार्जेस को कैटेगराइज करने के लिए, और इन सातों पॉइंट्स को ही कंसीडर किया जाता है किसी भी एक्यूज्ड को सजा देने के लिए। अब इसमें आगे एक एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन 2, जो बताती है कंसेंट के बारे में कि कंसेंट का मतलब है एक वॉलंटरी एग्रीमेंट जिसमें एक वुमन बाय हर वर्ड्स, जेस्चर्स या किसी और वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा अपनी इच्छा प्रकट करती है किसी स्पेसिफिक सेक्सुअल एक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और सबसे मेन चीज, कंसेंट हमेशा फ्री होनी चाहिए। किसी भी तरीके की डरा धमका के अगर किसी की कंसेंट ली गई है तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं होगी, उसको कंसेंट कभी भी नहीं माना जाएगा। और आगे इसका एक प्रोवाइजो भी है कि अगर एक वुमन फिजिकली रजिस्ट नहीं करती है किसी सेक्सुअल एक्ट के लिए तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा कि इस एक्ट के लिए उसकी कंसेंट है या फिर ये कंसेंशुअल सेक्स है। आगे इस केस की दो एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि पहली जो एक्सेप्शन है वो है अ मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट रेप। एक मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन को रेप नहीं माना जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर एक डॉक्टर किसी मेडिकल प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है तो उसे रेप में काउंट नहीं किया जाएगा। एक्सेप्शन नंबर 2, sexual intercourse or sexual acts by a man with his own wife, the wife not being under 15 years of age is not rape। अगर कोई मैन अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और अगर वाइफ की एज 15 साल से ज्यादा है तो उसको रेप नहीं बोला जाएगा। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको चेंज कर दिया और इस एज को बढ़ा के 15 साल की जगह 18 साल कर दिया गया, तो अब ये एज 18 साल कर दी गई है। तो दोस्तों ये तो थी रेप की पूरी डेफिनेशन। अब लास्ट में एक बार कुछ अमेंडमेंट की बात करते हैं। सबसे पहली है अमेंडमेंट 2013। दिल्ली में जो निर्भया रेप केस हुआ था 2012 में, उसके बाद साल 2013 में रेप रिलेटेड जो लॉज हैं उनमें कुछ ज़रूरी बदलाव देखने को मिले थे और कई सारी चीज़ें ऐड की गई थे। इसी के साथ जो अमेंडमेंट 2018 है ये बेस्ड है 2017 के उन्नाव रेप केस पे और 2018 के कठुआ रेप केस पे, और इस अमेंडमेंट के बाद भी कई सारे चेंजेस किए गए थे रेप रिलेटेड लॉज में। तो दोस्तों ये था अपना पूरा सेक्शन 375 रेप की पूरी डेफिनेशन। सभी सर्कमस्टांसेस को जाना हमने कि रेप किस किस एक्ट के द्वारा कमिट किया जा सकता है या फिर किन सर्कमस्टांसेस में उन एक्ट के द्वारा रेप हो सकता है। उम्मीद करता हूँ पूरा सेक्शन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे इस टॉपिक के अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।